बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। मैंने आपको पिछले वीलॉग में कहा था कि आपको बताऊंगा फॉरेन फंडिंग के मामले में, लेकिन ये वीलॉग शुरू करते हैं एक शेर से। झूठ बोला है तो कायम भी रहो, उस पर ज़फ़र आदमी को साहिब किरदार होना चाहिए। ये जो खबर थी ये दी थी द न्यूज़ ने, और इस खबर को द न्यूज़ से उठा के इमरान खान साहब के तमाम मुखालिफिन ने सोशल मीडिया पे लगाते हुए उनकी जमात के लत्ते लिए हैं। खबर क्या कहती थी कि फॉरेन फंडिंग केस, अच्छा एक तो ये फंडिंग केस है, फिर आगे हॉस्पिटल डोनर्स अनअवेयर देयर डोनेशन सिफन ऑफ टू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। कह ये रहे थे कि जो शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल के जो फंड्स थे वो डाल दिए गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फंड्स में जो अमेरिका से कलेक्ट किए गए थे, और इस बारे में जो फंडिंग देने वाले लोग थे उनमें से कुछ का ये कहना है कि हमने शौकत खानम को फंड दिए लेकिन वो फंड चले गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो हमने तो नहीं दिए तहरीक इंसाफ को फंड्स। अब वैसे वो लोग भी सामने आने वाले हैं। जिस तरह का सवालनामा गोलमोल किस्म का बनाया गया था ना धोखा देने के लिए, वो धोखा भी खुलने वाला है और वो लोग भी सामने आने वाले हैं चंद दिनों में। ये खबर दी थी फ़खर दुरानी साहब ने 27 जनवरी 2022 को। मरीम नवाज साहिबा ने, बाकी सारे मुखालिफिन इमरान खान साहब के, उन सब ने इसको ट्वीट किया खबर को, और इसके ऊपर अपने अपने कमेंट दिए। लेकिन आज फ़खर दुरानी साहब क्या लिखते हैं, यही उनकी बायलाइन है। लिखा हुआ है बाय फ़खर दुरानी, जनवरी 28 2022, यानी 24 घंटे गुजरने के अंदर अंदर, एक दिन के अंदर अंदर वही जर्नलिस्ट खबर दे रहा है। तो क्या आज वो सारे लोग जिन्होंने कल पहली खबर को ट्वीट किया था इस दूसरी खबर को ट्वीट करेंगे? खबर क्या है? हॉस्पिटल फंड्स डाइवर्जन टू थर्ड पार्टी रिपोर्ट एब्सोल्युटली बेसलेस। कि ये जो तीसरी पार्टी को अस्पताल के फंड्स चले गए हैं, ये रिपोर्ट एब्सोल्युटली बेसलेस है, बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके ऊपर आज वही सहाफ़ी एक और आर्टिकल लिख रहा है और उसके अंदर अपनी कल वाली खबर की खुद ही तरदीद दे रहा है। तो यहां से आप अंदाज़ा कर लेंगे उस खबर की सदाकत क्या है। दूसरा, डॉक्टर रज़ाक साहब से रब्ता किया, मेरा डायरेक्ट नहीं, मेरे एक दोस्त का रब्ता हुआ, और उन्होंने मुझे कंफर्म किया है कि डॉक्टर रज़ाक साहब का ये कहना है कैलिफोर्निया में कि मुझसे ये स्टोरी देने से पहले, क्योंकि वो मेन आदमी है, LLC उन्होंने ही खोली थी, उन्हीं के पास फंड रेजिंग हुई थी, वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो मेन आदमी है, उनसे रब्ता ही नहीं किया गया। और ना सिर्फ उनसे रब्ता नहीं किया गया बल्कि उन्होंने कहा कि कोई फंड्स या चेक्स कभी भी शौकत खानम मेमोरियल के कहीं भी मैंने ट्रांसफ़र नहीं किए। जो PTI का फंड है वो PTI का ही फंड है, और ये गैर कानूनी काम अमेरिका में करके उन्होंने गिरफ्तार होना है, ये मुमकिन ही नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा का गेम था, आपके सामने खुल गया है, अब सब इसको जानते हैं। दूसरी खबर, जमात इस्लामी को एक बहुत बड़ी जीत मिली है कराची में, और उनको मुबारकबाद। उनको मुबारकबाद क्यों दे रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वैसे तो बहुत बड़ी जमहूरी जमात है, लेकिन उन्होंने शब खून मारा था बल्दियाती निज़ाम के ऊपर, और ऐसा कानून बना दिया था कि तमाम डिपार्टमेंट, तमाम ताकतें, तमाम फंड्स अपने पास ले गए थे सूबाई हुकूमत के पास, क्योंकि उनको ये पता था कि बड़े शहरों में उनकी हुकूमतें नहीं बनने जा रही। लिहाजा जमात इस्लामी 28 दिन से लगभग एहतजाज कर रही थी। उन्होंने बड़ा लंबा धरना भी दिया, बहुत ज़्यादा एहतजाज भी किया, MKM ने भी बीच में आके वो किया, लेकिन एक्चुअली मुज़ाकरात जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी के दरमियान चल रहे थे, तो वो कामयाबी उनको मिली है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन तरामीम पर रजामंद हो गई है जो जमात इस्लामी ने तजवीज़ की थी। सिंध हुकूमत का वफद रात गए वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह साहब की क़यादत में आया। जमात इस्लामी के धरने में वो लोग पहुँचे, और वहाँ पे हाफिज़ नईमुर रहमान साहब बड़े शानदार जमात इस्लामी के रहनुमा हैं और कराची से हैं, मे बी यही होंगे कराची में मेयर के उम्मीदवार जमात इस्लामी के लिए, और इनके जीतने के इम्कानात भी बहुत ज़्यादा हैं। ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकर्दगी और MKM की धड़ेबंदियों के बाद जमात इस्लामी एक बहुत ताकतवर उम्मीदवार के तौर पे
कराची को कंट्रोल करने जा रहा है, ऐसा लगता है। और जमात इस्लामी के दौर में ही सबसे ज़्यादा कराची में बेहतरीन तरक्याती काम हुए हैं माजी में। हाफिज नईम रहमान ने कहा जी हमारी गुफ्तगू का एक हिस्सा बहुत कामयाब हुआ है। और फिर दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने मुसव्वदे के नकात पढ़ के सुनाए। अब ये जो तालीम का निज़ाम है, हेल्थ का निज़ाम है, ये बहुत हद तक जो है वो चला जाएगा जो लोकल बॉडीज़ या बल्दियाती हुकूमतें उनके पास चला जाएगा। यूसी को माहाना और सालाना फंड्स की फराहमी आबादी की बुनियाद पर की जाएगी, ये भी बड़ी अच्छी बात है। और मेयर कराची जो है वाटर बोर्ड और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन भी होंगे, यानी पानी के मसाइल और सीवरेज के मसाइल वो बाकायदा मेयर कराची उसके चेयरमैन बनेंगे तो उनके कंट्रोल में आएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त तरामीम है जो करवा ली है जमात इस्लामी ने। सिर्फ रोला नहीं डाला बल्कि उनके पास कंक्रीट चीज़ें थी, उनका पेपर वर्क मुकम्मल था, वो लेकर गए, उन्होंने एहतजाज किया, पीपल्स पार्टी के साथ बैठकर मुज़ाकरात किए, उनको कायल किया और अपनी चीज़ें मना ली। सिर्फ रोला नहीं डाला जमात इस्लामी ने। तो जमात इस्लामी इसमें मुबारकबाद की मुस्तहिक है। एक अफसोसनाक खबर जिसके बारे में मैंने आपको कल बताया था कि बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने यह क्लेम किया कि उन्होंने 17 पाकिस्तानी सिक्योरिटी एहलकारों को कत्ल किया है, शहीद किया है और एक उनका आदमी मारा गया है। तो उस खबर की तस्दीक हो गई है हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन यहाँ जो तस्दीक की गई है उसमें 10 एहलकार जो हैं वो एक चेक पोस्ट के ऊपर शहीद किए गए हैं। और ये जो 10 एहलकार हैं इनका ताल्लुक़ है पाक फ़ौज के साथ। और ये एक बड़ा इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। वाक़ई की तफसीलात जो अब तक सामने आई हैं उनमें 10 फ़ौजी पाकिस्तानी शहीद हुए हैं, 3 शिद्दत पसंद गिरफ़्तार हुए हैं, एक जो दहशतगर्द है वो मारा गया है और इसके बाद भी ऑपरेशन वहाँ पे चल रहा है। ये दश्त का इलाका है और बहुत दूर दराज का इलाका है। यहाँ पे चौकी मौजूद थी पाक फ़ौज की जिसके ऊपर अचानक हमला किया गया है। तो पाकिस्तान के लिए इट्स अ टफ टाइम। ये एरिया जो है केज का इलाका है और ये कोयटा से लगभग 800 किलोमीटर दूर है और ईरान के बॉर्डर की जानिब को ये इलाका लगता है। तो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। पाकिस्तान की फोर्सेस को एक मरतबा फिर सख्त सूरत हाल का सामना है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने इसके ऊपर शदीद गमो रंज का इजहार किया है। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जवानों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है जिसने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। और वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी किया है। तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या। कुछ खबरें इंटरनेशनल फ्रंट से हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर 1 तो ये कि अफ़गानिस्तान में भूख की वजह से लोग गुर्दे बेचने पर मजबूर हो गए हैं। और स्काई न्यूज़ की एक वीडियो आई है और एक आर्टिकल आया है, उन्होंने मगरिब का जो मकरू चेहरा है वो बेनकाब कर दिया है। स्काई न्यूज़ के नुमाइंदों के मुताबिक अफ़गानिस्तान के ज़िला हरात से बाहर एक छोटे से गांव की कम्युनिटी में हमने गुर्बत और मायूसी और वीरानी देखी है। अपने इब्तदाई चंद दिनों में हमने पूरे ख़ानदान से मुलाकात की जिन्होंने अपने गुर्दे बेच दिए हैं ताकि वो कुछ खा सकें। सबसे पहले 3 भाइयों और उनकी 2 बहनों ने हमें बताया कि उन्होंने $1500 में अपने आज़ा इसलिए बेच दिए ताकि वो ख़ानदान के बाकी अफराद के लिए खाना मुहैया कर सके। एक ऐसी माँ भी थी जो अपने छोटे बच्चे की वजह से गमज़दा थी जो भूख से मर गया था। कई ऐसे वालिदैन को ये बताते हुए सुना गया कि अब वो अपने बच्चों को बेचने का किस तरह सहारा ले रहे हैं, यानी लोग बच्चे बेच रहे हैं, गुर्दे बेच रहे हैं, जिस्म के आज़ा बेच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे जज्बाती डॉक्टर भी थे जिनके पास ज़ख्मों की ड्रेसिंग और सर्जरी के बुनियादी आलात तक वहाँ पे मैसर नहीं है। और ये वो मुल्क है जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा के एक बहुत बड़े इत्तेहाद ने 20 साल गुजारे हैं। उसकी तामीर नौ के लिए अरबों डॉलर्स खर्च किए हैं। नुमाइंदों के मुताबिक वो जैसे ही वहाँ पहुँचे तो कुछ औरतों ने अपनी मेडिकल डॉक्यूमेंट्स इन्हें दिखाई जिन्हें मुख्तलिफ बीमारियाँ लाहक हैं। इसके अलावा कई औरतें आ गईं जो अपने बच्चों को उठाए हुए थीं और वो खुराक मांग रही थीं, हमसे इल्तिजा कर रही थी कि हमारी आवाज़ बने और दुनिया तक हमारा पैगाम पहुँचाएँ कि हम मर रहे हैं। अब ये सूरत हाल है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में। और अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या कहा है कि अफ़गानिस्तान में मामूल की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। ये अक़वाम मुत्तहिदा का है। जो सेक्रेटरी जनरल अंटोनियो गुतेरेस हैं, उनका कहना है कि अफ़गानिस्तान में रोज़मर्रा की ज़िंदगी जहन्नुम बन चुकी है। अफ़गानिस्तान में इमदादी कार्रवाइयाँ महदूद करने वाले क़वानीन
मुअत्तल किए जाएं और आलमी इमदाद से सरकारी वर्कर्स की तनख्वाहें अदा की जाएं। अब ये सिचुएशन है इस वक्त अफ़गानिस्तान की, जबकि मगरिब क्या कह रहा है इस वक्त भी। मगरिब ने अफ़गानिस्तान के लिए इमदाद बुनियादी हुकूक के फरामी के साथ मशरूत कर दी है। यानी वो कहते हैं कि औरतों को आप ये करने दें, वो करने, और सबसे बुनियादी हक इंसान के ज़िंदा रहने का है। वो कहते हैं आप हायर एजुकेशन दें, वो कहते हैं आप फ़लाँ चीज़ दें, वो पता नहीं चाह क्या रहे हैं। एक्चुअली वो दबाना चाहते हैं वहाँ की हुकूमत को और वहाँ के लोगों को, और सबक सिखाना चाहते हैं कि तुमने हमें शिकस्त क्यों दी। ये सिर्फ और सिर्फ उनकी शिकस्त का बदला है जो वो एक पूरी कौम से ले रहे हैं, और इसमें कुछ दिखाई नहीं देता। यानी कौन से ऐसे इंसानी हुकूक है जो इंसानी जान से भी ज़्यादा कीमती हैं। इंसान का पहला हक जो है वो ज़िंदा रहना है, उसको खुराक मिले, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिले, लेकिन वही चीज़ें उनसे छीन ली हैं। अमेरिका ने तस्लीम ना किया तो दुश्मनी के दरवाजे खुले रहेंगे। अब तंग आकर तालिबान ने ये तक कह दिया है, और ये सराजुद्दीन हक्कानी ने ये स्टेटमेंट दिया है, और ये वही हक्कानी है जिनसे अमेरिकन बड़े लंबे अरसे तक तंग रहे हैं। और अमेरिका का जवाब देखिए, अमेरिका ने वाशिंगटन में अफ़गान सफारत खाना बंद करने का ऐलान कर दिया है। यानी वो अभी भी अमेरिकन का या मगरिब का रवैया अफ़गानिस्तान के बारे में यही है कि इनसे बदला लो। एक और ख़बर है, ये यूक्रेन और रूस के बारे में है। ये मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, और ये खबर आपको इसलिए दे रहा हूँ, इसमें एक अच्छी खबर भी है और एक थोड़ी सी बुरी खबर भी है। बुरी खबर यह है कि यूक्रेन रूस कशीदगी खाम तेल की कीमत 7 साल में पहली मरतबा $90 फ़ी बैरल से ज़्यादा हो गई है। यानी इस वक्त जो खाम तेल की कीमत है $90 और 17 सेंट की सतह पर पहुंच गई है, जबकि WTI खाम तेल जो है वो $87 और 67 सेंट में फ़रोख्त हुआ है। जो गैस है उसकी कीमत भी 5% बढ़ गई है आलमी मंडी में, और ये यूक्रेन और रूस की कशीदगी की वजह से हो रहा है। जबकि अमेरिका ने इनकार कर दिया है रूस के सबसे बड़े मुतालबे से कि यूक्रेन को नेटो के अंदर से निकाला जाए, यानी यूक्रेन को नेटो का हिस्सा ना बनाया जाए। रूस का मुतालबा अमेरिका ने इनकार कर दिया है। लेकिन अच्छी बात जो है इस सारे सिनेरियो में आपको बताता हूं कि फ्रांस में मुज़ाकरात हुए हैं, पेरिस में जो सदारती महल है वहाँ पे ये मुज़ाकरात हुए हैं, और ये मुज़ाकरात अब यूक्रेन और रूस के दरमियान हुए हैं, जिसमें फ्रांस के और जर्मनी के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। ये मुज़ाकरात इंतहाई टफ थे और बहुत मुश्किल थे। दोनों तरफ से बहुत सख्त चीज़ें जो है वो डिस्कस की गई हैं। 8 घंटे तक ये मुज़ाकरात चले हैं, लेकिन फ़िलहाल अच्छी बात यह है कि फ़रीक़ैन जंग बंदी को जारी रखने पर राज़ी हुए हैं। फ्रांस ने बताया कि फ़रीक़ैन इस मसले पर 2 हफ्ते बाद बर्लिन में यानी जर्मनी में दोबारा मज़ीद बातचीत के लिए रजामंद हो गए हैं, और दोबारा बातचीत की जाएगी, और इस बीच में जंग बंदी के ऊपर दोनों ने इत्तफाक का इजहार किया है। तो फिलहाल ये एक अच्छी चीज़ है, वरना कल अमरीकी सदर ने तो कह दिया था कि अगर ये जंग हुई तो दूसरी जंग अजीम के बाद सबसे हौलनाक वाक़या होगा जंगों की तारीख का। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।